देखिए, बड़ी तादाद में बीजेपी से कई नेता कांग्रेस में आए थे कर्नाटक में इलेक्शन के ऐन पहले। जगदीश शेट्टार जैसे बड़े नाम थे, लक्ष्मण सावदी जैसे बड़े नाम थे। ये वो नाम थे जिनके बारे में ये माना जा रहा था कि क्या सरकार यदि कांग्रेस की बनती है तो उसमें इनकी अहम भूमिका होगी। बहरहाल जगदीश शेट्टार तो अपना चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने कई सीटों को प्रभावित किया। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अपना चुनाव भी जीते हैं, लेकिन इनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? कौन से ऐसे नेता हैं? कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी से आए नेताओं को मंत्री नहीं बनाया है, फिर भी लोकसभा की 20 सीटों का टारगेट किस तरीके से प्लान किया गया, ये बहुत दिलचस्प है ये पहलू जानना समझना। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए सीनियर लीडर जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी को मंत्री नहीं बनाया गया है। देखिए, जगदीश शेट्टार तो अपना चुनाव हार गए, तो उनकी दावेदारी वैसे दिखाई नहीं पड़ती। फिर भी माना जा रहा था कि क्या जगदीश शेट्टार के कद को देखते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको, और हो सकता है कि आने वाले समय में शायद कुछ बड़ी भूमिकाएं मिले। लक्ष्मण सावदी तो चुनाव जीत गए, लेकिन जगदीश शेट्टार चुनाव हार गए। अब लक्ष्मण सावदी भी छोटे नेता नहीं है, लिंगायतों के बड़े नेता हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में उनकी उम्मीदें हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग आए थे इस बात से निराश और नाराज़ होकर कि इनके टिकट कट गए थे, कांग्रेस ने इनको टिकट दिया, इनको पता था या अंदाज़ा था कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। बहरहाल कहा जा रहा है कि मंत्रियों के नाम दिल्ली में 3 दिन चली मीटिंग में तय किए गए हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। हर नाम जाति, कम्युनिटी, क्षेत्र के हिसाब से चुना गया है। इसकी वजह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव हैं। कांग्रेस ने कैबिनेट विस्तार के जरिए करीब 20 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा को एक बड़ी चिंता भी दे दी है। वो ये है कि अगर यही हाल रहा तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में आइए कर्नाटक के सारे समीकरणों को जानते हैं। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। 2019 में हुए आम चुनाव में इनमें से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। कांग्रेस और जेडीएस के खाते में एक एक सीट गई थी, एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली थी। लेकिन कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद अब कहा जा रहा है कि लोकसभा की करीब 20 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल सकता है। कांग्रेस तो कम से कम यही दावा कर रही है। मतलब इन 20 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा और जेडीएस उम्मीदवारों को बुरी तरह से पटकनी दे दी है। 3 सीटों पर बराबर की लड़ाई है। अगर विधानसभा के इन्हीं नतीजों को लोकसभा में बदल दिया जाए तो आज के समय में भाजपा को 25 में से लोकसभा की 21 सीटें गंवानी पड़ सकती है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बहुत अलग अलग होते हैं, दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, दोनों के चेहरे अलग होते हैं, दोनों का माहौल अलग होता है। ये पहले भी कई बार कई चुनावों में देखा गया है। फिर भी कांग्रेस को लगता है कि ये वक्त और हालात बहुत बदले हैं उसके लिए, और कर्नाटक में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों गुट को बैलेंस किया गया है। करीब 16% आबादी वाली लिंगायत कम्युनिटी से 6 मंत्री बनाए गए हैं। लिंगायतों की डिमांड थी कि उनकी कम्युनिटी के नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम एक ही हैं, डीके शिवकुमार वोकालिंगा से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से लिंगायतों को साधने की कोशिश की है। लिंगायत करीब 20 साल से बीजेपी के साथ थे। बीजेपी की सरकार में ज्यादातर वक्त लिंगायत कम्युनिटी के बीएस येदियुरप्पा ही सीएम रहे। इस बार लिंगायत वोट बीजेपी और कांग्रेस में बंट गया, क्योंकि चुनाव से 1 साल पहले बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से हटा दिया गया था। बाद में उन्हें कैंपेन कमेटी का हेड बनाया गया, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी, ऐसा अब कहा जा रहा है। पहले माना जा रहा था कि येदियुरप्पा को लाया गया है, एक बार फिर लिंगायत वोटर जो है उनके साथ जुड़ेगा। अच्छा, लिंगायत कम्युनिटी से आने वाले जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी भी हैं। इनको भी टिकट नहीं मिला था, बीजेपी छोड़ दी थी। इसका असर यह हुआ कि लिंगायत बीजेपी से दूर होकर कांग्रेस के पाले में चले गए। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी लिंगायतों को साथ रखना चाहती है। लोकसभा चुनाव को साधने के लिए कांग्रेस ने 5 गारंटियां भी की हैं। गृह लक्ष्मी स्कीम है, हर घर की महिला प्रमुख को 2000 रुपये महीने दिया जाएगा। अन्य भाग्य स्कीम है, बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो अनाज दिया जाएगा। युवा निधि है, बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। गृह ज्योति है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। शक्ति योजना भी है, महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र की सुविधा दी जाएगी। तो ये 5 गारंटी है जिनको पूरा करना है। लेकिन साथ ही साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि क्या बीजेपी से आने वाले नेता, खासतौर पर लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार को भी आप जोड़ लीजिए। जगदीश शेट्टार हालांकि अपना चुनाव हार गए, पर आपको याद होगा कि उन्होंने पहले कहा था कि ये बात सिर्फ उनकी सीट की नहीं है, वो 20 से 25 सीटों को प्रभावित करेंगे। और उन्होंने फिर बाद में नतीजे आने के बाद में कहा था कि बेशक वो अपना चुनाव हार गए और यहाँ पर पैसों का बड़ा लेन देन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उनके कांग्रेस में आने से कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है। लक्ष्मण सावदी भी इसी तरह लिंगायतों के बड़े नेता हैं
और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। आगे उनके लिए क्या प्लानिंग है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव के लिहाज से कहीं ना कहीं कांग्रेस ये रणनीति बनाने में जुटी हुई है कि वो चेहरे जो बीजेपी के बड़े चेहरे रहे कांग्रेस के साथ में जुटे हैं, लोकसभा चुनाव में क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या आगामी समय में कोई मंत्रिमंडल में भी इनको शामिल किया जा सकता है। निश्चित तौर पर इनको अकोमोडेट करने की कोई ना कोई कोशिश कांग्रेस करेगी, लेकिन फिलहाल इनका जीत कर आना, सरकार में होना, इनको टिकट मिलना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस में आने के बाद इनको मिली हैं। अच्छा, कांग्रेस में अपने ही कई सारे नेता थे जिनके बीच में कांग्रेस को एक बैलेंस बनाना था, इन सारे नेताओं को संतुष्ट करना था। ऐसे में बाहर से आने वाले नेताओं को या बीजेपी से आने वाले नेताओं को अचानक से मंत्रिमंडल में लिया जाता तो एक असंतोष गहरा सकता था। आपने देखा मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थितियां बनी, जिस तरह से सिंधिया के समर्थक जो हैं उनके साथ में गए, बाद में मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया, फिर ये उठापटक चलती रही कि इनमें से कौन मंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा। अब भी ये बात कही जा रही है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए सभी विधायकों को या बड़े नेताओं को जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, जो अब भी सिंधिया को ही अपना नेता मानते हैं, उनको लेकर ये सवाल भी खड़े होते हैं कि वो बीजेपी को या बीजेपी की जो परिपाटी है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को या उसकी विचारधारा को महत्वपूर्ण मानने के बजाय वो अब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निर्भर करते हैं, उन्हीं को अपना नेता मानते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती है जब भी कोई नेता जो है एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आते हैं। लिहाजा कर्नाटक में भी ये निर्णय लेना था, इसीलिए फिलहाल किसी भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेता को, जो जीत कर भी आए हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।